हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पंजाब पटवारी, नायब तहसीलदार और बीपीएस, पीसीएल एंड मैनी अदर गवर्नमेंट जॉब्स एंड नीट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको वो प्रेजेंट किए थे। तो आज जो है हम इसी तरह के और क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्व रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको डिस्कस करेंगे और उनके आंसर जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों आता है। हम आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स कैन डेवलप बाय ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को यूवी रेज भी कहा जाता है, जो कि हाई एनर्जी रेज होती हैं। ये हमारी सनलाइट में ही प्रेजेंट होती हैं और इसी तरह और भी कई सारे सोर्स हो सकते हैं इसके। तो इनकी हाई एनर्जी रेज की वजह से स्किन का कैंसर हो जाता है। किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर अगर ये रेज कंटिन्यूसली डाली जाएं तो उसमें म्यूटेशन आ जाती हैं। अल्टीमेटली वो टिश्यू एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है या फिर उसमें कैंसर आ जाता है। तो कितने टाइप का कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है अगर यूवी रेडिएशन का ओवर एक्सपोजर हो जाए? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 टाइप्स ऑफ कैंसर कैन बी पॉसिबल इफ़ देयर इज़ ओवर एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। तो कौन कौन सा कैंसर हो सकते हैं? बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, एंड इसी तरह थर्ड वन इज मैलिग्नेंट मेलेनोमा हो सकता है। जो फर्स्ट 2 हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इनका इलाज पॉसिबल है, सर्जरी हो जाती है और मतलब पेशेंट जो है एक लेवल पे स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। बट मैलिग्नेंट मेलेनोमा जो है ये बहुत डेंजरस होता है, इससे अक्सर इंसानों की डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन, पोरिन्स आर प्रेजेंट इन। पोरिन्स पहले समझना ज़रूरी है क्या होती हैं। पोरिन्स पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स को कहते हैं और पोरिन जो है मेम्ब्रेन में, सेल की मेम्ब्रेन में जो कवरिंग है सेल की, उसके अराउंड प्रेजेंट होती हैं और इसका एक फंक्शन होता है कि मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर से निकल सकते हैं। तो पोरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दिस इज द राइट आंसर। सो पोरिन्स आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मीन्स इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। पोरिन्स ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर डायनामिक, वो अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं, एंड आर मोर परमिएबल टू एटीपी, एनएडी एंड कोएंजाइम ए। ये परमिएबल होती हैं किनके लिए? मतलब इजीली अलाउ करती हैं पास होने को, आने जाने को एटीपी मॉलिक्यूल्स को। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, सेल की करेंसी है एटीपी। तो NAD है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोफैक्टर है कोएंजाइम ए के लिए भी, और ये कोएंजाइम ए जो है ये काम करता है ATP सिंथेसिस के लिए। इसी तरह और चीज़ों में भी इस रिएक्शन पे ये काम करता है। तो पोरिन्स इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे मैंने कहा है वो क्या होती हैं? जब प्रोटीन जो है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन को ऐसे ट्रेवर्स करे, उनको कहा जाता है इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो ऐसे ही बाहर की तरफ रहती हैं, कुछ प्रोटीन जो होती हैं सेल के अंदर की तरफ रहती हैं, और कुछ प्रोटीन जो है सेल के एक साइड से मेम्ब्रेन के दूसरी साइड तक पहुंचती हैं, उनको कहा जाता है इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये यहाँ पे चैनल बनाती हैं और इससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो पोरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ इन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is present एट द ट्रांस एंड ऑफ द गोल्जी स्टैक। गोल्जी स्टैक क्या है? गोल्जी ऑपरेटस भी कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, उसने इस सेल ऑर्गेनेली को ढूंढा
सेल के सब ऑर्गेनेलीज होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं सेल के अंदर, तो उनको ढूंढा था जो कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं। इनमें से विच वन इज प्रेजेंट एट द ट्रांस एंड ऑफ द गोल्जी स्टैक। अब गोल्जी स्टैक जो होता है ऐसे करके इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है एरिया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, उसको हम लोग कहते हैं इनर जो गोल्जी एपरेटस का एंड, और दूसरा एंड जो होता है वो ट्रांस एंड होता है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब कौन सा मॉलिक्यूल है इन चारों में से, वो है CLIL ट्रांसफेरेज। तो एक एंजाइम होता है CLIL ट्रांसफेरेज, ये ट्रांसफेज पे प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडीज़ के, और ये सियालिक एसिड जो उसको है उसको प्रोटीन के ऊपर लगाता है, भेजता है बाहर की तरफ, ताकि ग्लाइकोप्रोटीन जिनमें शुगर लगी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर लगाने के लिए सियालिक एसिड रेजिड्यूज को ट्रांसपोर्ट करता है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनके लिए। तो मीन सियालिक एसिड जो है ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर गोल्जी स्टैक के ट्रांस एंड की तरफ से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टीन रेजिड्यूज प्रेजेंट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म इन पेप्टाइड दैट एंटर the endoplasmic reticulum lumen and are converted into dash when they leave the compartment। इतने लंबे क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर प्रोटीन का काम होता है, तो जब एंटर होती हैं प्रोटीन जिसमें सल्फाइड्स सिस्टीन रेजिड्यूज हैं, इसमें सल्फर होता है, तो उसमें वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, पर जब वो निकलते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में निकलते हैं। इसके लिए हम लोग छोटी सी एग्जांपल लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब रिड्यूस्ड एंड क्या होता है, चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अब रिड्यूस्ड एंड क्या है। रिड्यूस्ड एंड कहते हैं जब सल्फर जो है सिस्टीन रेजिड्यूज का साइड चेन पे सल्फर लगा होता है तो वो SH फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहेंगे ये रिड्यूस्ड है। जो सिस्टीन रेजिड्यूज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो रिड्यूस्ड हैं। और इसी तरह जब इनको तोड़ के डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया जाता है, सल्फर सल्फर का बॉन्ड बना दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड है और डाइसल्फाइड है। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होती है तो उसकी जो कंडीशन है वो फर्स्ट वाली होती है सिस्टीन रेजिड्यूज की, और जब ये वहाँ से निकलती है तो डबल बॉन्ड, ये सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड बन जाता है, तो इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है। The disulfide bonds play an important role in the stability of protein। जैसे कि लिखा गया है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर एंटर होती हैं तो उसके अंदर जो सिस्टीन रेजिड्यूज होते हैं प्रोटीन के वो SH फॉर्म में होते हैं साइड चेन, बट जब ये बाहर निकलती हैं तो इनको अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब इसका जो है H निकाल दिया जाता है और S to S सिंगल बॉन्ड बना दिया जाता है। दो सिस्टीन के अंदर ऐसे बॉन्ड बन जाता है, सिस्टीन एंड सिस्टीन। तो इसकी साइड चेन जो है यहाँ पे SS होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कैटालाइज करता है, मतलब ये काम करने वाला जो एंजाइम है जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड को ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज करता है, तो उसका नाम है डाइसल्फाइड आइसोमरेज। तो डाइसल्फाइड आइसोमरेज एंजाइम का काम है कि SH को S सिंगल बॉन्ड S के अंदर चेंज कर देना, मतलब सिस्टीन सिस्टीन का जो बॉन्ड बनता है वो डाइसल्फाइड आइसोमरेज एंजाइम की वजह से बनता है। नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन द माइटोसिस आर। माइटोसिस जो है जब सेल डिवाइड करता है उसके अंदर होती है, तो सेल एक से अपने से ज़्यादा सेल बनाने के लिए अपने आप को डिवाइड कर देता है, तो उस टाइम जो प्रोसेस होती है उसको माइटोसिस कहा जाता है। तो इसमें कितनी फेजेस होती हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसमें 5 फेजेस होती हैं, और वो फेजेस कौन कौन सी होती हैं, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो जो माइटोसिस है ये इक्वेशनल डिवीज़न है। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब है इसमें हर चीज़ आधी आधी बांटी जाती है,
हाफ हाफ सब कुछ बांट दिया जाता है, डीएनए हो चाहे चाहे सेल ऑर्गेनेलिज हो, कुछ भी है डबल डबल करके बांट दिया जाता है। बस फर्क इतना होता है नए बनने वाले सेल जो हैं वो छोटे होते हैं, और जो कैंसर है कैंसर में माइटोसिस ही होती है। तो इसीलिए कैंसर के जो सेल हैं वो नंबर में तो ज़्यादा हो जाते हैं पर साइज में छोटे हो जाते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज 2 सिंथेसाइजेस। साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इज एन एंजाइम, एक एंजाइम है। तो ये क्या सिंथेसाइज करता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको सिंथेसाइज करता है, जिसका काम हार्मोन की तरह होता है। तो जो ग्रोथ ऑफ इंटेस्टिनल पॉलिप्स, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स। वो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरोक्सिसोम्स एक स्मॉल सब ऑर्गेनेलिज होते हैं उनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से है, उनकी डेवलपमेंट सही नहीं होती, वो सही बने नहीं होते, इम्पेयर्ड पेरोक्सिसोम्स होते हैं, तो उनकी वजह से होता है। पर ये होते किसे हैं? क्योंकि जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आ गई है, डीएनए में चेंज आ गई है। तो वो कौन सा डीएनए की चेंज वाला डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जो कि पेरोक्सिसोम्स की वजह से होता है, ख़राब पेरोक्सिसोम्स की वजह से होता है। तो उस डिजीज़ का नाम हम लोग कहते हैं कि वो ज़ेलवेजर सिंड्रोम है। ज़ेलवेजर सिंड्रोम। तो ज़ेलवेजर सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टेमिक डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स में होता है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं इसका जीन होता। रिसेसिव मतलब दो एक तरह के जीन आएंगे, दो अलग अलग सेम टाइप के क्रोमोसोम के अंदर दो जीन आएंगे, तब जाके ये डिजीज़ होगा। अगर एक क्रोमोसोम के अंदर इसका डिजीज़ का जीन है, ख़राब जीन है, और दूसरे में नहीं है, तो वो डिजीज़ नहीं होगा उस पर्सन को। सिस्टेमिक होता है, पूरी बॉडी के अंदर हो जाना। तो ज़ेलवेजर सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, जो कि खराब पेरोक्सिसोम्स की वजह से होता है। इट अफेक्ट्स द ब्रेन, नर्व्स एंड फेस एंड लिवर। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं? इसमें ब्रेन आता है, नर्व्स आते हैं, फेस आता है एंड लिवर आता है। तो ये सारे अफेक्ट होते हैं ज़ेलवेजर सिंड्रोम के अंदर। तो ज़ेलवेजर सिंड्रोम डिसफंक्शनिंग ऑफ द पेरोक्सिसोम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्रोशा इज एन। द्रोशा क्या है? माइक्रो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, एंजाइम है या सैटेलाइट डीएनए है? तो द्रोशा एक एंजाइम है जो कि माइक्रो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को, जो नया माइक्रो आरएनए बना है उसको काट देता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो फालतू की चीज़ें होती है, जो 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप होती है, 3 प्राइम एंड के ऊपर पॉली एडेनिन टेल होती है, तो उनको काट देता है। और डबल स्टैंडर्ड होता है, यूजली आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट ये उसको काट के सिंगल स्टैंडर्ड बनाता है। और इसका जो 5 प्राइम एंड है, किसी भी डीएनए और आरएनए के दो एंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम एंड, एक होता है 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप लगा होता है, उसको कैप कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन रेजिड्यूज लगे होते हैं, 200 to 250 रेजिड्यूज होते हैं एडेनिन के, एडेनिन नॉट एलानिन। तो उनको ये क्लीव कर देता है, काट देता है, और काटने के बाद जो है प्योर हमारे पास और भी एक्टिव जो है माइक्रो आरएनए बन जाता है। 2 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड इन द ईयर। जैसे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड मतलब एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करेगी, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट था, एक हाइपोथेसिस था कि 2 जीन के लिए 2 जीन मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये हाइपोथेसिस किस साल में दिया गया? आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 1965 के अंदर 2 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड का हाइपोथेसिस दिया गया। उस बंदे का नाम था विलियम ड्रेयर, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसको कैलटेक भी कहा जाता है, और जे क्लॉड बेनेट यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बामा का 2 साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने 2 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड का हाइपोथेसिस दिया इन 1965। Which one of the following molecules bind to nascent polypeptide synthesized on the ribosomes?
इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो नेसेंट पॉलीमर, नेसेंट होता है नया, बिल्कुल नया बनाया गया पॉलीपेप्टाइड है जो राइबोसोम के ऊपर बना है, उसको बाइंड करता है। पॉलीपेप्टाइड बना राइबोसोम के ऊपर, क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम का जो काम है वो प्रोटीन बनाना है। अब इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो नए बने पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के साथ जुड़ता है? तो वो है HSP72। ये HSP72 क्यों जुड़ता है? क्योंकि ये साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये है, ये उसकी मिसफोल्डिंग और एग्रीगेशन को रोकता है ताकि सारे इकट्ठे ना हो जाएं। उसको एग्रीगेशन कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को। बहुत सारी लकड़ियां अगर हम लोग तोड़ते रहें तो इकट्ठा ढेर हो जाता है, पर ये काम जो है सेल के अंदर नहीं चलता। अगर इकट्ठा हो जाए तो सेल बेकार हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए HSP72 हीट शॉक प्रोटीन जो है 72, जो कि HSP70 का ही एक साइटोसोलिक फॉर्म है, वो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड को, नेसेंट प्रोटीन को बाइंड करता है और उसकी मिसफोल्डिंग को रोकता है, उसकी एग्रीगेशन को रोकता है और उसको हेल्प करता है ताकि वो प्रॉपर फोल्ड हो जाए, अपनी नेटिव स्ट्रक्चर को एक्वायर कर ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेगमेंट एक्टिन फिलामेंट्स, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिन फिलामेंट्स के टुकड़े कर लेता है? बेसिकली यही क्वेश्चन है हमारा। अब कॉफिलिन एक मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिन के फिलामेंट्स के फ्रेगमेंट बना देता है। कॉफिलिन इज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट इंक्लूड ADF, depacation. These proteins can fragment actin filaments and can promote depolarization of pointed at. FRAP can be used to analyze living cells. FRAP जो है फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन ये है कि सही या गलत बताना है हमें कि ये फ्रैप टेक्निक जो है, ये जो जीवित सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स, फ्रैप जो है वो लिविंग सेल को ही पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। The fluorescence recovery of after photobleaching is a technique that can be used to monitor the movements of molecules across the plasma membrane of a living cell under the light microscope. सेल रख लेते हैं हम लोग और ये टेक्निक लगाने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, कौन सा जा रहा है, by using light microscope. Moderately repeated DNA sequences can vary from -% of the total DNA. तो जो रिपीटेड DNA सीक्वेंसेस हैं वो कितने परसेंट होती हैं टोटल DNA के अंदर, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो 20 to 80% रिपीटेड DNA सीक्वेंसेस होती हैं, जो कि टोटल 20 to 80% है टोटल DNA का। ये कौन कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं जिसमें RNA के भी प्रोटीन और प्रोटीन के भी कोड होते हैं, बेसिकली इसमें यही लिखा गया है। Which redox regulated protein controls the functioning of Calvin cycle? Calvin cycle जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द प्लांट्स। तो कैल्विन साइकिल में जो है रिडॉक्स रेगुलेटेड प्रोटीन जो है वो कौन सी है जो कैल्विन साइकिल के फंक्शन को कंट्रोल करती है? उस प्रोटीन का नाम पूछा गया है बेसिकली। तो ये CP8 प्रोटीन है जो कैल्विन साइकिल के अंदर रिडॉक्स रेगुलेटेड प्रोटीन है, जो कि कैल्विन साइकिल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 80 अमाइनो एसिड्स, 80 अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो ये मोस्टली कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट को यूज़ करके क्लोरोफिल के साथ अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यूजली ग्रीन प्लांट्स। तो उनके अंदर कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल को CP8 प्रोटीन कंट्रोल करती है। फिलामिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोटीन्स। फिलामिन कौन सी टाइप की प्रोटीन्स है, बेसिकली यही पूछा गया है इसमें। तो ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स हैं जो फिलामिन्स हैं। दीज आर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स
have ability to alter their three-dimensional organization of a population of actin filaments. ये एक्टिन फिलामेंट्स की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं। ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन है, ये भी याद रखना है कि फिलामिन जो है ये एक क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन है। A somatic mutation is present in all of the individual's body cells. क्या ये सही है या फिर ये गलत है, या फिर ये जो हमारी ए ऑप्शन है ट्रू सही है, या फिर दोनों सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ऐसा है। सोमैटिक म्यूटेशन सबसे पहले होती क्या है? सोमैटिक म्यूटेशन हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए डीएनए के अंदर तो उसको हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। वो हमारे गैमीट्स के अंदर चेंज नहीं आई, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर चेंज आई है। जैसे हमारे कैंसर के सेल्स हैं, नॉर्मली ये इनके अंदर सोमैटिक म्यूटेशंस ही होती हैं। अब कोई बंदा डायबिटिक है क्योंकि उसके फादर को डायबिटीज़ थी, उसके बाद उसके फादर को डायबिटीज़ थी, तो दिस इज़ द जेनेटिक्स। ये जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो जनरेशन में पास नहीं होती। अगर मुझे सोमैटिक म्यूटेशन हुई है तो मेरे बच्चों में वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये अंतर होता है सोमैटिक म्यूटेशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन में। अब ये कह रहे हैं कि सोमैटिक म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स बॉडी सेल्स, के जो सारे टाइप के 200 टाइप के सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सोमैटिक म्यूटेशन उन सब में होती है, ये बोल रहे हैं। तो अब ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि अगर सोमैटिक म्यूटेशन होगी किसी एक ही टाइप के सेल्स के अंदर होगी और उसी टाइप के सेल्स का कैंसर होता है यूजुअली। सोमैटिक म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन वन सेल टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज द थायराइड सेल्स इन केस ऑफ एन एडिनोमा। जैसे एडिनोमा होता है तो उसमें थायराइड सेल के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन के सेल्स के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली सोमैटिक म्यूटेशन, जैसे मैंने पहले कहा है, आर प्राइमरी कॉज ऑफ ह्यूमन कैंसर्स। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर्स लाए तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल SPS Academy for Excellence को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।